जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग 12 क्लास के जीव विज्ञान पहिल का चैप्टर जीवों में जनन। जीवों में जनन तो जीवों में जनन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 21 गो देख लिए थे। पार्ट 1 वीडियो में 21 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। तो ये हम लोगों का पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा है? पार्ट 2 वीडियो है। अब इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्टिव को बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, सारा के सारा चीजें आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम? आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, उसी तरीके से बताएंगे। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होता है? तो यहां पर ये समझ लेते हैं हम लोग कि भ्रूणपोष 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 दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है नर युग्मक। पहला क्या है? नर युग्मक। और दूसरा है द्वितीयक केंद्रक। क्या है? द्वितीयक केंद्रक। दूसरा है द्वितीयक केंद्रक। नर युग्मक को सूचित करते हैं एन से। कौन चीज से? एन से। याद रखिएगा, नर युग्मक को सूचित करते हैं एन से और द्वितीयक केंद्रक को सूचित करते हैं 2n से। तो एगो एन है, दो गो एन, कितने एन के बराबर होगा? 3 गो एन के बराबर होगा, 3n। तो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? कितने क्रोमोसोम होते हैं? 3n। देखिए यहां पर दिया है, ऑप्शन इज सी राइट। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिएगा, हाली हाली चलेंगे। देखिए, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? भैया तनी देखा लो, अलैंगिक जनन। अलैंगिक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यह जनन की वह विधि है जिसमें केवल एक जनक की जरूरत पड़ती है। एक जनक, केवल एक जनक की जरूरत पड़ती है। इसमें न नर की जरूरत पड़ती है, न ही मादा की जरूरत पड़ती है। इसमें केवल एक ही जनक की जरूरत पड़ती है। जनक के मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स के मतलब बच्चों को जन्म देने वाले। संतति के मतलब हम लोग हो गए, हम लोग जो जन्म लेता है उसको संतति बोलते हैं, जो जन्म देता है उसको जनक बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या करे, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अलैंगिक जनन में होता है। किस में होता है? केवल एक जनक किस में भाग लेता है? अलैंगिक जनन में। समझ में गया? और अलैंगिक जनन किस में होता है मेरे भैया? अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम और सब में भी होता है पैरामीशियम। याद रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, तो अब इसके आगे चलेंगे हम लोग। आगे देखिए, आगे के क्वेश्चन। इनमें से कौन नर युग्मक से संजोग कर भ्रूणपोष बनाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनमें से कौन नर युग्मक से संजोग कर भ्रूणपोष बनाता है? देखिए, भ्रूणपोष कब बनता है? नर युग्मक। नर युग्मक नर युग्मक के आप प्लस में द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। क्या चीज? द्वितीयक केंद्रक। तो नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संजोग करता है। नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संजोग करता है तो किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्रक। यानी नर युग्मक किससे संजोग करेगा, किससे मिलेगा तो भ्रूणपोष बनेगा? तो द्वितीयक केंद्रक से। यह भी समझ में आप लोग को आ गया होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, स्थान
स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारी के शुक्राणु देखिए भाले नुमा ऐसे होता है, गलत बन गया है। भाले नुमा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ये शुक्राणु। तो इसके मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए ऑप्शन में सी में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, यही सही होगा, याद रहेगा आप लोगों को। तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। स्तनधारी जीव किसको बोलते हैं? जो अपने बच्चों को स्तनपान कराता है, यानी स्तन के दूध पिलाता है। तो मनुष्य में है गाय, भैंस, बकरी, बंदर, ये सब जीव अपने बच्चों को स्तनपान कराता है, अपना दूध पिलाता है। शुक्राणु क्या है? शुक्राणु है मेल गैमेट, यानी नर युग्मक है, नर युग्मक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? शुक्राणु के स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, याद रहेगा दोस्तों। तो स्पर्म के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ में, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है किरोप्टेरोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? किरोप्टेरोफिली कहलाता है, याद रखिएगा। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है किरोटोफिलोफिली, किरोट किरोटोफिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, जनक प्राप्त जीव प्राप्त हो सकता है किस में? अलैंगिक जनन में। किसमें भैया? अलैंगिक जनन में। अब समझिएगा तनिके से ध्यान से। अलैंगिक जनन 6 प्रकार के होला। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आई 6 प्रकार में से एगो होला विखंडन जनन। विखंडन, विखंडन जनन। जेवना में जनन होला अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा। तो एकरा में जीव का बनेला? कोलोन जीव बनेला। कोलोन जीव किसे कहते हैं? कोलोन जीव किसे कहते हैं? जन्म लेने वाला और जन्म देने वाला में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, हूबहू होता है, तो उसको कोलोन जीव कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? देखिए विखंडन दिया है, तो विखंडन। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। मन के हार हो, मन के जीतो जीत, जो हार गया वो हार गया, जो ठान लिया वो जीत गया। ठीक है, आरे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है, यानी अमीबा पैरामीशियम दोनों, यानी डी नंबर सही है, डी नंबर सही है। ठीक है, डी नंबर सही हम लोगों का। द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भी छूटने वाला क्वेश्चन हम लोग का नहीं है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। मुकुलन जनन किसे कहते हैं? मुकुलन जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें किसी जीव के बाहरी शरीर पर कली निकल कर वह कली वयस्क हो जाता है और नए संतान की उत्पत्ति करता है, तो उसको मुकुलन जनन कहते हैं। ईस्ट में होता है, ईस्ट में होगा, हाइड्रा में होगा मुकुलन जनन। ईस्ट हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन जनन होता है। मुकुल 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 मुंह बना के बैठा है रूस फूल के। अब देखिए आगे चलते हैं। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? ससुरा बहुत फास्ट पैदा करता है, ये बहुत फास्ट। ये मारेगा या 8 महीने में भर देगा जलाशय के, आहारा पोखरा का सब भर देगा 8 माह में। कितने माह में? 8 माह में। जलकुंभी को बंगाल की आतंक बोलते हैं, याद रखिएगा। बंगाल की आतंक किसको बोलते हैं? जलकुंभी को बोलते हैं। देखिएगा ना अपने गांव के आहारा पोखरा में, भर गांव के नली के पानी जिस गड्ढा में गिरता है उसको जलाशय बोलते हैं, पोखरा, आहारा पोखरा बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसमें जलकुंभी चारों तरफ से छाप लेता है, ऊपर ऊपर पानी भी दिखाई नहीं देता। उस ससुरा करता क्या है जलकुंभिया? जल में के सब ऑक्सीजन को अपने खींच लेता है, मछली को ऑक्सीजन में नहीं मिलता है, मछली ये सब मरने लगती है। अरे बस में तो जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? 8 माह में उत्पन्न कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बांस। बांस देख ले बड़ा, जब बांस, बांस गांव देहात में को कोठी बोलनी, जो कोठ, कोठ ले जो बाहर कोठ में फेंक दे, ले जो इस शीशा के चूर्ण कोठी में फेंक दे। समझ में आ रहा है? तो कोठ के कहल जाला, कोठ जीवन काल। तो
बांस एक ऐसा चीज है, बांस एक ऐसा पेड़ पौधा उसको कहेंगे हम लोग, उस पूरा पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प देता है, पूरे जीवन काल में जितना साल जिएगा एक बार देगा। समझ में गया? तो बांस क्या होगा? बांस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ससुरा साले साले देता है आम, आम मुजरिया ला ना नहीं क्या देख, आम मुजरिया था लगन चचरा था कैसे तब बोला थी। देखे के आगे देखे के ऋतु नाव चक्र किस में होता है? तो ऋतु नाव चक्र के मतलब ये समझ लो होता क्या है, एमसी होता है, एमसी, एमसी जिसको महीना आना भी बोलते हैं, महीना आना। राजाओं के घर में रोजो धर्म बोलते हैं, समझ में गया? तो ऋतु नाव चक्र इसको मंथली साइकिल भी बोलते हैं, है ना, पीरियड भी बोलते हैं इसको, कई नाम से जाना जाता है। देखो मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, इनमें से सब यानी डी नंबर सही होगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 वाला, कितना 23? ये बकलोल पांडे या गलती दिया है, देखिए 46 नहीं होगा यहाँ पर, 46 नहीं होगा, रॉन्ग है। युग्मक कोशिकाओं के छोड़कर, युग्मक कोशिकाओं के छोड़कर, युग्मक कोशिकाओं के छोड़कर शरीर के सभी कोशिकाओं में, शरीर के सभी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन केवल युग्मक कोशिकाओं में आधी क्रोमोसोम पाया जाला, कितना? आधा वा। तो हमने के कितना वाला क्रोमोसोम? 46 वाला। तो 46 के अलावा कितना बोल चला? 23 बोल। तो 23 के कर है चला है, बी ऑप्शन में सही बता, बी ऑप्शन सही। ढाई 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 ढाई। आगे बात समझ में, चलिए आगे एकदम फास्ट चलेंगे, एकदम फास्ट। इनमें इनमें कौन अंड अंडपजक प्राणी है? ओभिपरी, ओभिपरी, अंडपजक। देखो पहले समझो, अंड, अंडपजक किसको बोलते हैं? अंडपजक, अंडपजक जो जीव बच्चा नहीं देता है, अंडा देता है, जो जीव बच्चा नहीं देता है अंडा देता है तो उसको अंड प्रजक बोलते हैं। जैसे कि मानव में देखिए बच्चा निकलता है, गाय भैंस में बच्चा निकलता है, लेकिन जो जीव बच्चा नहीं अंडा देता है, अंडा, अंडा से उसका बच्चा बनता है, तो उसको देखो मुर्गी अंडा देती है, सांप भी अंडा देती है, मगरमच्छ भी अंडा, तो इनमें से सभी हो गए, यानी डी ऑप्शन सही है। जो अंडा देगा उसको अंड प्रजक बोलेंगे। ठीक है आगे चलते, आगे देखिए यहाँ पर जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं बाह्य निषेचन कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ले ले दबा के, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं बाह्य निषेचन कहते हैं। देख भाई, निषेचन किसे कहते हैं? जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब ये निषेचन दो प्रकार के होता है, एक एक बाह्य निषेचन होता है, दूसरा अंतः निषेचन होता है। बाह्य निषेचन उसे कहते हैं जब अंडाणु और शुक्राणु शरीर से बाहर ही मिलेला, शरीर के अंदर नहीं, पेट में बच्चा नहीं बनता है, पेट से बाहर बनता है, शरीर से बाहर, तो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन किस में होता है? मेढक और मछली के उदाहरण ले सकते हैं, मेढक और मछली में बाह्य निषेचन होता है। समझ में गया? उन सबके पेट में बच्चा नहीं बनता है, पानी में बच्चा बनता है, लार्वा के माध्यम से बनता है। समझ में गया? और मनुष्य देखिए, मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, इन सब के पेट में बच्चा बनता है, पेट में, तबे तो पेटवा इसे पसर जाता है इसे। चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें कौन सही होगा? बाह्य निषेचन। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, सभी के द्वारा होगा, सभी के द्वारा। परागण क्रिया जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, हवा द्वारा भी होता है। वायु हवा दोनों एक ही चीज है। हाँ भाई, कौन बकलोला लिखा है रे? देखो अब आगे चलते हैं। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक, हिरण, मनुष्य, घोंगा। मेढक में बताए ना, मछली और मेढक में बाह्य निषेचन होता है। मछली और मेढक में कौन सा निषेचन? बाह्य निषेचन। है रब्बा, है रब्बा, क्यों डर रहा है भाई? और मत देखो, अब आगे चलते हैं। देखो देखिए कितना सुंदर चीज है। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन निषेचन होता है? शैवाल भी जल में होता है, फाइटस भी जल में होता है, टेरिडोफाइटस भी जल में होते हैं, यानी सभी 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 सभी। चलिए
29 नंबर देख लीजिए। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप के मतलब कि जमुना में नर के भी गुण होके व मादा के भी गुण होके, मतलब कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित हो गए। तो केवना में ना रहेला, पपीता में ना होला, पपीता सिंगल होला, सरसों में होला ई ना हुई, माका में भी होला, गुड़हल में भी होला ई ना हुई। तो ऑप्शन ए सही है। उभयलिंगी पादप नहीं है कहने का मतलब कि कौन एक लिंगी है? तो इसमें से तीनों में से एक लिंगी कौन है? पपीता। आगे काम खत्म, चल आगे चलो। आगेयों में वर्दी प्रजनन होता है बुलबुल द्वारा। बुलबिल द्वारा, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जंतु उभयलिंगी नहीं है। जोंक, केंचुआ, फीता कृमि, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी इसका आंसर होगा। देखो उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी नहीं के मतलब कि जो एक लिंगी है, तो घरेलू मक्खी एक लिंगी है, ये द्विलिंगी है। केचुआ भी द्विलिंगी, फीता कृमि भी द्विलिंगी। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं, इन विट्रो कहते हैं, या या बाह्य निषेचन कहते हैं। समझ में आ गया? ये पूरा समझ में आ जाता है दोस्तों तो कमेंट जरूर करना है कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और हम लोग रगड़ कर आगे बढ़ेंगे, सभी सब्जेक्ट पे पकड़ रखेंगे इसलिए कि रिजल्ट हम लोग का अच्छा बन जाए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।